Hello everyone, I am Dr. Ankesh Bisla and this is our lecture 6 of Animal Nutrition, which is a part of Daily Multiple Choice Question Series। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बार बार सब कुछ नहीं बताया जाएगा, MCQs क्यों करवा रहे हैं, किस एग्जाम में काम आएंगे। ओके, चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। विटामिन ई इज एब्सेंट इन। देखिए, व्हीट जम ऑयल में तो काफ़ी भर भर के विटामिन ई मिलता है। ये राइट ऑप्शन नहीं है, कभी सोचो कि टिक लगा दिया तो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो और उसके बाद कॉटन सीड ऑयल में भी मिलता है, सनफ्लावर में भी मिलता है, बट फिश लीवर ऑयल जो है उसके अंदर विटामिन ई मिलता है। बट सबसे कम क्वांटिटी जो होती है वो फिश लीवर ऑयल में मिलती है। इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, जो मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है या कम मिलता है तो उतना मिलता है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो आपको फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना हो। देखिए, ये एनिमल सोर्स जो है इसमें विटामिन ई कम रहता है थोड़ा सा, और प्लांट्स जो हैं यहाँ पे इनके कंपैरिजन में इन प्लांट्स में विटामिन ई का जो सोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो क्या आंसर क्या जाएगा इसका? फिश लीवर ऑयल आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन का मतलब क्या होता है? विटामिन B2। B2 से क्या होता है बताया भी था मैंने, कल्ड टो पैरालिसिस। टू ऐसा लग रहा है ना, तो मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था, तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये आप लोग हो सकता है कि बिल्कुल नए हो। बट चलिए, विटामिन जो B2 है इसमें क्या, कल टो मतलब टू, ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ये दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। तो B2 से क्या होता है, कल टो पैरालिसिस होता है, हम सबको ये पता है। तो ए का आंसर क्या जाएगा? 4 किस में है? थर्ड और फोर्थ में। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अब जो भी हम आगे देखेंगे तो क्या वो सी और डी में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है उसके लिए चेक करेंगे खाली। चलिए जी, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे ही ठीक करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको अगर 2 आते हैं तो आपका सारा आंसर ही ठीक चला जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है थाइमिन से क्या होता है, मेरे को ई और पेंटोथेनिक एसिड से नहीं पता है, तो सीधा थाइमिन पे जाएंगे। क्या बोलते हैं? विटामिन B1 से पोलिन्यूराइटिस होता है। आई एम 100% श्योर कि ये बात तो पक्का सही है। बाकी ई से इंसेफेलोमलेशिया और पेंटोथेनिक एसिड से डर्मेटाइटिस होता है कि नहीं होता है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। लेट्स सी कि डी में सेम ऑप्शन दे दिया है कि इन्होंने। डी में क्या, इसमें डी में ऑप्शन क्या है? 1 थर्ड वाले में, और 2 क्या है? फोर्थ वाले में। तो डी का 1 है, तो ये इसका पोलिनोलेटिस हमें श्योर था, और इसके बारे में भी हम श्योर थे कि इसका कल्टो पैरालिसिस जाएगा। सिर्फ 2 ही बातों का आंसर हमें पता था, तो उससे ही हमारा ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं इस तरह के। हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा इसमें, बट आपको 2 आते हैं तो सिंपली जो आपको 2 आते थे वो उससे डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। ठीक है जी, बाकी सीधा सीधा क्या है इसमें चेक कर सकते हैं। विटामिन ई से इंसेफेलोमलेशिया और पेंटोथेनिक एसिड से डर्मेटाइटिस, ऐसे हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर जाएगा थर्ड। चलिए जी, मैच द फॉलोइंग एक्सेप्टेड नेम्स ऑफ विटामिन, यूज करेक्ट कोड। ठीक है जी, B1 को क्या बोलते हैं? अभी देखा हमने, थाइमिन बोलते हैं। B1 को क्या, थाइमिन बोलते हैं। यानी कि ए में सेकंड ऑप्शन कितनों में है? सेकंड, अरे एक ही में है मतलब। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। अब मेरी बात समझ रहे हो? पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे सबको मैच तो फॉलोइंग करने में, और पता लगे कि एक B1 का देख करके ही सीधा आंसर निकल जाता है, बात ही खत्म हो जाती है यार। तो ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं ऐसे कि हाँ देखे तो सही वो बात बन भी रही कि नहीं बन रही। तो विटामिन ई का थर्ड ये बोल रहे हैं, हाँ टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को, ये हमें पता है। सही बात है यार, ऑप्शन तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। आंसर तो निकल चुके हैं इसका, सीधा अगले क्वेश्चन पे जाना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सी का फोर्थ, विटामिन B6 फोर्थ मतलब B6 को पायरोडॉक्सिन, ये भी हमें पता है। और फोलिक एसिड को क्या बोलते हैं? ये टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। हो सकता है कि बिल्कुल इतना इजी ना, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दे। तो फोलिक एसिड को क्या बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फोलेट फोलिक एसिड। ठीक है जी, और अब आते हैं इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज कल्टो पैरालिसिस। अब किसी को ये नहीं पता है कि ये B2 से होता है। ये तो हमने याद किया था 2 करके, 2 से टो पैरालिसिस, बट यही नहीं बताया कि विटामिन B2 किसको बोलते हैं। तो आंसर गलत हो जाएगा। किसको बोलते हैं? राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 बोलते हैं। ठीक है साहब। अब चलिए इसी के साथ हाँ 1 मिनट और मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ा सा। बायोटिन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कई बार। 7th विटामिन B7 बोलते हैं बायोटिन को। और विटामिन B9 किसको बोलते हैं? किसी को पता है क्या? विटामिन B9 किसको बोलते हैं? ये फोलेट को बोलते हैं। और फोलेट बोल दूं या फोलिक एसिड बोल दूं, एक ही बात है। ब्यूटारेट बोल दूं या ब्यूटारिक एसिड बोल दूं, एसीटेट बोल दूं या एसिटिक एसिड बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है साहब। और फोलेट का दूसरा नाम क्या था? या फिर मैं बोल दूं फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड। इससे पहले हमने देखा था। तो ये चीजें थोड़ी सी इस तरीके से आपको
साथ के साथ याद रखनी होती है, ठीक है, अलग से नहीं आएगा। कोई दिन आएगा हम देखेंगे बायोटिन, अगर आसपास का कोई क्वेश्चन है तो तभी रिवाइज कर लो उसको पूरे को। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू येलो फैट डिसीज इन कैट्स। येलो फैट यानी कि उनमें जो है येलो फैट का एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो फैट है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। किस विटामिन की वजह से होता है, वो विटामिन ई की वजह से होता है। इसकी मतलब इसकी वजह से नहीं होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है विटामिन ई और जो सेलेनियम क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं। अगर ये विटामिन ई नहीं रहेगा, अब सेलेनियम तो है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी बोल दिया, एक रिवाइज होता चले, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का बताया भी था आप लोगों को। तो विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये डेफिशिएंट है तो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे होगा? जो एडिपोज टिश्यू में फैट डिपॉजिटेड है। इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है, अगर हम उस कैट को पूफा दिए जा रहे हैं, पूफा क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड होती है तो इसमें ऑक्सीडेशन होने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अब एक कंडीशन और लगा देता हूं, चलो, विटामिन ई भी कम है, अब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे चांसेस? बिल्कुल बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन ई में, अगर ये नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन होना तय है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। प्लस में और क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं ना, क्या जो पिगमेंट ये जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं सेल्स के अंदर, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि लाइसोसोम होता है, उसमें क्या उसका लाइसिस होने लगता है, अपने आप ही वो खत्म होने लगता है, बट उसका पूरा डिग्रेडेशन कई बार नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स बच जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेरोइड पिगमेंट्स। क्या? सीरोइड बोल दो, सेरोइड बोल दो, जिसको जैसे ठीक लग रहा है, स्पेलिंग पता होनी चाहिए। सेरोइड पिगमेंट बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो पूफा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और पहले जो डिग्रेडेशन हुआ था सेल्स में कुछ कंपाउंड्स का, वो भी इनकम्प्लीट है, तो ये थिक ही होते हैं, काफी मतलब थिक होते हैं ये, और ये क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं इनके साथ। तो इनकी वजह से जो फैट है ये भी क्या पूरा एक येलो कलर देने लगता है। क्या देने लगता है? येलो कलर देने लगता है। इसको किस में मिलता है? ये कैट्स के अंदर मिलता है। क्या बोलते हैं इस डिसीज को? पता हो तो किसी को? स्टीटाइटिस बोल दो या फिर पैन स्टीटाइटिस बोल दो। क्या? स्टीटाइटिस बोल दो या फिर पैन स्टीटाइटिस बोल दो। क्या समझ में आया इस डिसीज को? सॉरी ये पूरा नहीं लिखा मैंने शायद। ये येलो फैट डिसीज इन कैट्स बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, वो एक ही बात है। किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की वजह की डेफिशिएंसी की वजह से। मैं बार बार अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग ये ना बोले कि अगर दिमाग में ये आ गया ना उसकी वजह से होता है, तो विटामिन ई की वजह से क्यों होगा? वो तो अच्छी चीज है ना, वो तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, मतलब कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। कॉमन सेंस है वैसे। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक टंग इन डॉग्स इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो ब्लैक टंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स लगाए हुए, अगली स्लाइड में मजा आएंगे आप लोगों को। जो ब्लैक टंग होती है डॉग्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? वो नियासिन की वजह से होती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और सोल्व करा देते हैं आपके। नियासिन की डेफिशिएंसी से एक चीज और होती है, आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों को पता होगा, ब्लू टंग होती है। किसके अंदर? शीप्स के अंदर? अरे नहीं रे बाबा, ह्यूमंस के अंदर होती है। किन के अंदर होती है? ह्यूमन के अंदर होती है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम पेलाग्रा बोल देते हैं। और पेलाग्रा जो वर्ड है ये रफ स्किन को दिखाता है बेसिकली। इसका जो वर्ड लेटिन ग्रीक में जो मतलब होता है इसका, वो क्या दिखाता है? रफ स्किन को ये डिक्टेट करना चाहता है इस वर्ड के थ्रू। बट ठीक है, अब स्किन तो नहीं हुई, यहाँ पे टंग ब्लू हो रही है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये ब्लू टंग जो है ह्यूमन में होगी, इसको पेलाग्रा भी बोल देते हैं। और पिग्स के अंदर भी ये पेलाग्रा कराता है। देखो कितने काम का है नियासिन हमारा। क्या है ये नियासिन? विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 होता है नियासिन। क्या होता है? विटामिन B3 नियासिन होता है, जिसकी वजह से ब्लैक टंग इन डॉग्स होती है, ब्लू टंग इन ह्यूमंस होती है, और उसको पेलाग्रा भी बोलते हैं। और पिग्स के अंदर भी पेलाग्रा इसकी वजह से हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्लू टंग तो हमने शिप में पढ़ी थी, क्या बात कर रहे हो? हाँ पढ़ी होगी, उसके अंदर भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। वो एक वायरस की वजह से होती है, और उसके लिए भी क्या एक उसके ट्रांसमिशन के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो रहता है वो क्यूलोकोइड स्पीसीज से रहता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा एनर्जी कम है आज, नॉट फीलिंग वेल। तो ये वो वायरस वाली बात है, छोड़ दो, बस मैंने लिख के बता दिया था कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये ना सोचो ब्लू टंग। ये ह्यूमन वाली ब्लू टंग जो पेलाग्रा है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगी? नियासिन की वजह से। और डॉग्स के अंदर जो ब्लू टंग है वो किसकी वजह से, ब्लैक टंग है वो किसकी वजह से होगी? नियासिन से। और पिग के अंदर जो पेलाग्रा है
या ह्यूमन में जो ब्लू टंग बोल रहे थे उसको भी पेलाग्रा बोलते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होगा? ये सारी चीजें नियासिन की वजह से होंगी। शिप में जो ब्लू टंग हो रही थी वो वायरस की वजह से होती है, ठीक है, उसका भी ट्रांसमिशन होता है किसी के थ्रू। हाँ जी, ये देखो, ये दिख रही है धब्बे धब्बे से ब्लैक कलर के, ये देखो ब्लैक कलर का पूरा यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, नीचे कुछ पोर्शन पे दिख रही है, तो किसकी वजह से हो रखा है? किसकी वजह से हो रखा है ये ब्लैक टंग इन डॉग्स? किसकी वजह से है? B3 की वजह से, विटामिन B3 की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। आप जैसे याद करना, आप कर लेना इसको। फैटी लीवर डिसीज इज ऑफन एसोसिएटेड विद, जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। अगर आप इसके डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा येलो येलो दिखाई देने लगेगा ऐसे, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा सरफेस से फूला हुआ है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है जी, तो ऐसा क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ फैट क्यों होता है? देखिए, कोलिन जो है ना, वो क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर से ले जाकर के जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां पे उसको लेकर के जाता है। अगर कोलिन डेफिशिएंट होगा डाइट के अंदर तो उसका मोबिलाइजेशन ट्राइग्लिसराइड्स का वो नहीं करा पाएगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या, वो लीवर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फैटी लीवर। किसकी वजह से? कोलिन की वजह से। ठीक है साहब, चलिए अब इसी के साथ आते हैं, ये सीधा 9th क्वेश्चन कैसे आ गया भाई 8th से? चलो कोई बात नहीं। विच विटामिन वाज आइडेंटिटी विच विटामिन वाज आइडेंटिटी, क्या हो रहा है ये मुझे आइडेंटिफाइड बाय, ठीक आराम से बोलेंगे, विच विटामिन वाज आइडेंटिफाइड बाय हेनरिक डैम। विटामिन की याद रखने का तरीका क्या है? इसके हेनरिक के ही लग रहा है पीछे, तो थोड़ा सा अपनी नजर दृष्टि को यहाँ पे फोकस करके यूं यूं घुस जाना जूम कर करके, के हेनरिक में के है, तो इसने क्या, इन्होंने क्या विटामिन के का क्या किया था? इसको आइडेंटिफाई किया था। क्या किया था? इसको आइडेंटिफाई किया था। चलिए जी, अब वो 8th क्वेश्चन जो छोड़ा था थोड़ा बाद में आया, बट हाँ चलो आ गया है, नाइस। तो A high incidence of stillbirth and a weak newborn animal is common manifestation of। stillbirth का मतलब पता है आप लोगों को? टाइम से पहले निकल जाना, वो भी क्या? मुर्दा निकलना, मरा हुआ निकलना, दैट इज stillbirth। आप बोलोगे सर 1 मिनट रुको, आप तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? मिसकैरिएज क्या होता है फिर? देखो, यूजुअली हम क्या मान के चलते हैं, अगर 20 वीक प्रेगनेंसी, आफ्टर 20 वीक अगर बच्चा बाहर आ जाता है, अपने नॉर्मल टाइम से पहले आ रहा है बट आफ्टर 20 वीक आ रहा है, तो उसको हम स्टिल बर्थ बोल देते हैं। अगर इससे भी पहले आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? यूजुअली उसको हम मिसकैरिएज बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस होता है, बट ये काम का नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। स्टिल बर्थ क्या होता है? इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या पहले ही निकल जाते हैं, अपने जन्म जो उनका रहता है जेस्टेशन पीरियड एनिमल का, उससे पहले ही बाहर निकल जाते हैं, वो भी मरे हुए निकलते हैं। ठीक है साहब, किसकी वजह से? क्या आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा क्या? नहीं, सीधा सा आंसर इसका विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होगा। आपको पता भी होगा जो विटामिन ई है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितना हेल्प करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने का ये काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? एनिमल्स के अंदर वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो बच्चा है वो पहले ही जन्म से बाहर निकल जाएगा और उसकी मौत तो अंदर ही हो जाएगी। ये मान के चलिए आप। कुछ एग्जाम्पल, कुछ फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा दिल खुश तो नहीं होगा, मतलब ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक फील आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ये देखो, ये काफ, ये क्या स्टिल बर्थ काफ है, लगा लीजिए इनका 9-10 महीने होता है जब बाहर निकलना होता है स्टैंडर्ड पीरियड, तो ये 5वें महीने में या 6ठे महीने में बाहर ऐसे निकल जाते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द कन्वर्जन ऑफ विच अमीनो एसिड मेक्स नियासिन। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि जो भी अमीनो एसिड इनमें से नियासिन को बना रहा होगा, अगर ट्रिप्टोफन में बोलूँ कि ट्रिप्टोफन नहीं है किसी एनिमल की डाइट में, तो मैं बोल सकता हूँ कि नियासिन नहीं है। और नियासिन नहीं है तो क्या होगा? B3 नहीं है, विटामिन B3 नहीं है तो क्या होगा? पेलेग्रा, यानी कि ब्लैक टंग इन डॉग्स, ब्लू टंग इन ह्यूमंस, और सिंपली पेलेग्रा भी बोल रहे थे उसको, और पेलेग्रा इन पिग्स भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसका आंसर क्या होता है? ट्रिप्टोफन होता है, क्योंकि ट्रिप्टोफन अमीनो जो एसिड होता है उससे क्या, उससे नियासिन बनता है। क्या बनता है? उससे नियासिन बनता है। अगर ये नहीं होगा तो इसकी, हम बोल सकते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से भी वो सारी डिसीज हो सकती हैं जो नियासिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो ये आपको ट्रिक पता है, ये वाली चीज तो आपको समझ में आ जाएगा, ट्रिप्टोफन को पेलेग्रा से क्यों जोड़ रहे हैं। तो ये एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है साहब, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स
मोस्ट लाइकली वुड कोज सेंट्रल नर्वस साइंस इन कैट्स। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या देखा, विटामिन B1 जो है, जो थाइमिन है, वो पॉलीइंसेफेलोमलेशिया करवा रहा था, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, यानी कि नेक्रोज हो रहा था वो। ठीक है, और क्या करवा रहा था, पोलिन्यूराइटिस करवा रहा था। ठीक है, मतलब कि ये सारी चीज़ें दिमाग रिलेटेड ही करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलग ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर भी है थाइमिन लगा देना आप। थाइमिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नर्वस साइन दिखने लगते हैं कैट्स के अंदर। ठीक है सर, 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड। सबको पता है जो गैस्ट्रिक फैक्टर होता है, जो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, क्योंकि स्टमक से निकलता है तो इसलिए इसको गैस्ट्रिक बोल देते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये विटामिन B12 को अपने साथ चिपकाता है, और ये जब इसको चिपकाएगा अपने साथ तो ही क्या होगा, तो ही इसका ब्लड में अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अगर ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, कंसंट्रेशन में, तो क्या होगा, जब विटामिन B12 अगर बना भी है तो वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब, चलिए इतनी सी बात थी, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन C। हमने पहले भी पढ़ा था, अंडा जब खाते हैं कोई खट्टापन लगता है क्या उसमें, नहीं लगता, तो मतलब विटामिन C नहीं होता होगा उसमें। इस तरह से हमने उसको याद किया था। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें खट्टा नहीं लग रहा खा के, बट विटामिन C होता है उनमें, आई नो, बट थोड़ा सा समझने के लिए मैंने वो चीज बोल दी थी आप लोगों को। ठीक है, तो एक आंसर जाएगा इसका। 14th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेज इज एसोसिएटेड विद रेंसिडिटी ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हमें ये बताया कि रेंसिडिटी ऑफ पूफा जो है वो किस वजह से होगी, या उसका ऑक्सीडेशन किस वजह से होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो रेंसिडिटी हो रही है ना, तो किस वजह से होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से होगा। अब कोई ना कोई ऐसी ही चीज जुड़ी होगी इसके साथ जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन, मतलब उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से ऑक्सीडेशन को रोक नहीं पाए। अब ऑक्सीडेशन को कौन रोकता है, या तो सेलेनियम या विटामिन E। ठीक है, अब विटामिन E के साथ हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैच द फॉलोइंग्स में, E से क्या, इंसेफेलोमलेशिया। तो क्या बोल सकता हूं मैं सीधा सीधा, यहाँ पे विटामिन E है तो ये इंसेफेलोमलेशिया हो जाएगा। कैसे हमने इसको निकाला, पूफा का रेंसिडिटी की बात हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी एंटीऑक्सीडेंट जो था वो हमारे पास नहीं था। वो कौन होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E होता है। और E से क्या होता है, डायरेक्ट आंसर में विटामिन E होता तो लगा देते, अब वो नहीं है तो E से क्या होता है, इंसेफेलोमलेशिया होता है, तो वो हम आंसर में लगा देंगे। 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन फोक्सिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कोजेज। अब विटामिन B1 यानी कि थाइमिन जो है, इससे पोलिन्यूराइटिस होता है, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया भी होता है। अब फोक्सिस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आपको पता है ह्यूमंस के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था, बेरी डिसीज हो रही थी। पोल्ट्री में क्या हो रहा था, पोलिन्यूराइटिस हो रहा था। और आपका स्मॉल जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें क्या हो रहा था, पोलियो इंसेफेलोमलेशिया हो रहा था। और यहाँ पे फोक्सिस की बात कर रहे हैं तो क्या बेरी बोलूं क्या, विटामिन B1 में जिसने रट्टा मारा है बेरी, उसको यही नहीं पता स्पीसीज कौन सी है, तो वो तो सीधा बेरी के बाद दूसरा ऑप्शन भी नहीं देगा, भाग लेगा वहां से। ठीक है, अब जो पोलियोनेराइटिस जिसका दिमाग लगता है कि मैं उल्टे से पढ़ूंगा, हाँ पोलियोनेराइटिस, हाँ यही आंसर है, उसने भी लगा दिया। और जो समझदार बच्चा था वो क्या करेगा, 1 सेकंड और लगाएगा कि मैं सारे ऑप्शन देखूंगा। बेरी ह्यूमन में होता है, पोलियोनेराइटिस पोल्ट्री में होता है, वो ये तो दोनों ऑप्शन, इनमें से कौन सा लगाऊं, तो मतलब ये तो बड़ी अजीब बात, जॉन्डिस तो भूल ही जाओ। चेस्टेक पैरालिसिस, अब जिसने देखा है बेरी ह्यूमन में होता है और पोलियोनेराइटिस पोल्ट्री में होता है, तो वो क्या लगाएगा, चेस्टेक पैरालिसिस, उसको पता हो या उसको ना पता हो, फोक्सिस में इसको ये बोलते हैं, तो क्या बोलेगा, चेस्टेक पैरालिसिस। अब जॉन्डिस तो होने से रहा, क्योंकि यूजुअली क्या हो रहा है, नर्वस साइंस से रिलेटेड ही सारी डिसीज हो रही है, तो इसमें पैरालिसिस भी क्या है, एक तरह से नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो आंसर क्या जाएगा, फोक्सिस में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, चेस्टेक पैरालिसिस होता है। ठीक है सर, 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेलेग्रा जो है या फिर ब्लू टंग जो है, मैन के अंदर किससे कोज होती है, अभी डिस्कस किया था हमने। ब्लू टंग पेलेग्रा इन ह्यूमंस बोल दो, या पेलेग्रा इन पिग्स बोल दो, या फिर एक और तक क्या था, ब्लैक टंग इन डॉग बोल दो। किससे, नियासिन से, विटामिन B3 से। आप ऐसे याद रख लो यार, विटामिन B3 में हमने क्या क्या देखा है, एक तो डॉग से रिलेटेड देखा है, एक ह्यूमन से रिलेटेड देखा है, और एक पिग से रिलेटेड देखा है। इन दोनों में तो पेलेग्रा ही बोल देते हैं, इसमें स्पेशली ब्लू टंग भी बोलते हैं और इसमें ब्लैक टंग बोलते हैं। तो 3 और B3 ऐसे, नियासिन जैसे भी याद रहे आपको वैसे कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, विटामिन B12 इज सिंथेसाइज्ड बाय, एनिमल सिंथेसाइज कर लेते हैं क्या इसको,
हाँ कर तो सकते हैं, एनिमल की बॉडी में सिंथेसाइज होता है। प्लांट्स कर लेते हैं क्या? नहीं यार, प्लांट्स तो नहीं करते क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे होता है सिंथेसिस विटामिन B12 का। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? माइक्रो, अरे वाह, स्पेसिफिक आंसर दे दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फोर्थ में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो भूल ही जाओ, तो ये भी गलत ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एनिमल्स में लग रहा है कि एनिमल में होता है, बट स्पेसिफिक एग्जैक्ट यही आंसर दे दिया है कि एनिमल्स में भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसाइज करते हैं इसको, प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? माइक्रोब्स की हेल्प से। और ऑप्शन में डायरेक्ट ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हो तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसका आंसर जाएगा। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर रिंग कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ देम बीइंग अरोमेटिक। ये बोलना चाह रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है, यानी कि उनकी बात चल रही है, वो क्या होते हैं? सारे के सारे नहीं, यूजुअली क्या होते हैं ये सारे, मतलब सारे, चलो सारे ही बोल दिया मैंने, हाँ सारे के सारे रिंग कंपाउंड ही होते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर एरोमेटिक होते हैं, एक्सेप्ट क्या मतलब सारे रिंग कंपाउंड होते हैं, मतलब रिंग होती है एक, बट एक विटामिन ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल है बट वो रिंग फॉर्मेट में नहीं होता है। क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर रिंग वाला नहीं होता है? वो कौन सा है? ये सबसे पहले वाला B5। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे उसमें क्या सीधा स्ट्रेट चेन होती है, क्या स्ट्रेट चेन होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है रिंग टाइप में, उसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है, इस तरह का रिंग नहीं बनता है। तो आप समझ गए होंगे होपफुली, कोई इतना मुश्किल नहीं है, छोटी सी बात है। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। वो तो सबसे आसान ही है, पेंटो मतलब 5 ही होता है वैसे भी। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एग व्हाइट इंजरी? एक सेकंड, यहां पे थोड़ा गड़बड़ है। ओहो, मैं समझ गया क्या गलती है इसमें यहाँ पे, बट यहाँ पे ये दो चीजें पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। विच ऑफ द विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन H? इससे ही आंसर मिल जाएगा, वैसे तो आपको कोई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसको बोलते हैं विटामिन H? बायोटीन को बोलते हैं। और ये एग व्हाइट जो है, इसमें एग में दो पार्ट होते हैं ना, एक तो एल्बुमिन वाला होता है, अंदर योक होता है येलो कलर का, बाहर वाला जो एल्बुमिन होता है उसको क्या बोलते हैं? एग व्हाइट बोल देते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है एग व्हाइट इंजरी प्रिवेंटिंग फैक्टर है ये, क्या? इसको PR कर देना यहाँ पे, ये लो बन गया। विच ऑफ द विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एग व्हाइट इंजरी प्रिवेंटिंग फैक्टर? अब इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। विटामिन H भी इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बायोटीन को बोलते हैं। बायोटीन ऑप्शन में सबसे पहला ये, तो ये आंसर चला जाएगा अपना। बट अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, सबको पता है एग के अंदर क्या मिलता है, जो जो क्या करता है? बायोटीन को बाइंड कर लेता है और उसको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देता। क्या मिलता है उसके अंदर? एग के अंदर क्या मिलता है? एविडीन। वेरी गुड जी। एविडीन जो एग के अंदर मिलता है वो बाइंड कर लेता है बायोटीन को, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो ये क्या, इस बायोटीन फिर हम क्या करेंगे? अब बायोटीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, क्या डेफिशिएंसी हो गई है, तो एग की वजह से बेसिकली क्या इंजरी होगी एक तरह से। और उसमें भी किस पार्ट की वजह से? एग व्हाइट की वजह से, क्योंकि एग व्हाइट में जो एविडीन है वो क्या करेगा? बायोटीन को अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अब उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम बाहर से सप्लीमेंट करके बायोटीन को दे देंगे। तो बेसिकली बायोटीन को क्या बोल रहे हैं फिर? जो एग व्हाइट से इंजरी हो रही थी उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या एक फैक्टर है ये, कि हमें पता है कि अंडा दे रहे हैं, एविडीन है उसमें, बायोटीन अब्जॉर्ब होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन बाहर से दे रहे हैं। तो ये लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है जी। तो ये लॉजिक यहाँ पे बनता है। तो क्या बोल देते हैं इसीलिए बायोटीन को, क्योंकि बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है, किसकी वजह से? क्योंकि एविडीन जो था एग व्हाइट में वो इसकी कंसंट्रेशन कम कर रहा था, तो हमने बाहर से दे दी। तो एग व्हाइट से जो इंजरी हो रही थी उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये क्या है? एग व्हाइट इंजरी प्रिवेंटिंग फैक्टर है। कौन? बायोटीन, ठीक है। क्योंकि इसको बाइंड कौन कर रहा था? ये इंपॉर्टेंट है, ये एविडीन कर रहा था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसको रिवाइज कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और मिलते हैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।